हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैटलिस्ट यूट्यूब चैनल। और आज हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है। और जेनेटिक डिसऑर्डर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मेंडेलियन डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? मेंडेलियन डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिनमें किसी एक जीन में अगर कोई डिफेक्ट आ रहा है तो जो उसकी वजह से डिसऑर्डर्स हमको देखने को मिलते हैं वो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को भी फॉलो करते हैं। और जो हमने पेडिग्री एनालिसिस की बात करी थी, तो पेडिग्री की मदद से हम यहाँ पे इन डिसऑर्डर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगली जनरेशन में ये कैसे पास ऑन होगा, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस का फ़ायदा हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। अब मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में कौन कौन से डिसऑर्डर्स आते हैं अगर उनकी बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकीटोन्यूरिया और थैलेसीमिया। ठीक। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्रोमोसोम में ही कुछ ना कुछ डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से हमको ये डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। और हम 3 सिंड्रोम्स के बारे में बात करेंगे, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सबके बारे में। कलर ब्लाइंडनेस की बात करें तो इट इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, इट इज अ डिफेक्ट इन आइदर रेड और ग्रीन कोन ऑफ आई। ये जो डिफेक्ट होता है, हमारी आई में दो तरीके की कोन सेल्स होती हैं, रेड और ग्रीन। और इसकी वजह से रेड या ग्रीन कोन सेल्स जो होती हैं उसमें डिफेक्ट आता है, जिसकी वजह से जो पर्सन अफेक्टेड होता है वो रेड और ग्रीन कलर में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है। दिस डिफेक्ट इज ड्यू टू द म्यूटेशन इन सर्टेन जीन्स प्रेजेंट ऑन एक्स क्रोमोसोम। अगर पेडिग्री वाली वीडियो देखी होगी तो वहां से ये समझ में आ जाएगा कि अगर सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर है तो उसके जो जीन्स हैं वो एक्स क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पे एक बात बहुत अच्छी दी हुई है कि मेल्स आर मोर अफेक्टेड देन फीमेल्स। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेल के पास में सिर्फ एक्स वाई क्रोमोसोम होते हैं और सिर्फ एक एक्स की कॉपी प्रेजेंट होती है। और जो एक्स की कॉपी प्रेजेंट है तो हो सकता है कि उस पर वो ट्रेट का डिफेक्ट हो, तो उस वजह से मेल्स आर मोर अफेक्टेड। और फीमेल्स जो होती हैं, फीमेल्स के पास में दो कॉपीज होती हैं। मान लेते हैं कि अगर एक कॉपी पे रिसेसिव कैरेक्टर प्रेजेंट भी है तो अगर दूसरी कॉपी ठीक है तो वहाँ पे ये कैरेक्टर शो नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जो फीमेल होगी वो एज अ कैरियर एक्ट करेगी, ये आगे आने वाली जनरेशन्स में डिजीज को ट्रांसमिट कर सकती है। तो ये बात वही बताई गई है यहाँ पे। द सन ऑफ अ वुमन हु कैरीज द जीन हैज 50% चांस ऑफ बीइंग कलर ब्लाइंड। द मदर इज नॉट हरसेल्फ कलर ब्लाइंड बिकॉज द जीन इज रिसेसिव। देखिए, अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम है और उस पर कोई एक कॉपी है जो कि अफेक्टेड ट्रेट कैरी कर रही है, ठीक है, डिफेक्ट यहाँ पे अफेक्टेड ट्रेट ये कैरी कर रही है, ठीक। तो अब क्या होगा? अब इसका जो एक एक्स क्रोमोसोम है और जब आगे गेमीट्स बनेंगे तो एक कॉपी डिफेक्टेड वाली होगी और एक कॉपी नॉर्मल कॉपी होगी। ये एज अ कैरियर एक्ट करेगी क्योंकि यहाँ पे एक ही कॉपी अफेक्टेड है और क्योंकि नॉर्मल कॉपी प्रेजेंट है तो उस वजह से मदर जो होगी वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी। लेकिन अब हो सकता है कि जब गेमीट बनेगा और जब प्रोजनीज बनेंगी तो 50% चांस होता है कि 50% चांस है कि मेल बनेगा और 50% चांस है कि फीमेल बने। तो जो मेल्स हैं, मेल्स में भी 50% चांस होगा कि उनमें ये वाली डिफेक्टेड कॉपी जाए, तो उसकी वजह से वहां पे वो ट्रेट एक्सप्रेस होगा। अ डॉटर will not normally be color blind unless her mother is a carrier and her father is a color blind। देखो, अब अगर मदर कैरियर है और फादर कलर ब्लाइंड है, ठीक है, और अगर ये दोनों कॉपीज का फ्यूजन हो के अगर एक इंडिविजुअल बनता है और वो फीमेल बने, तभी यहां पर ये ऐसा हो सकता है कि फीमेल कलर ब्लाइंड हो। लेकिन ये बहुत ही रेयर होता है, ठीक है। ये बहुत ही रेयर होता है कि मदर में एक रिसेसिव कॉपी प्रेजेंट हो और फादर कलर ब्लाइंड हो, ठीक। हीमोफीलिया की अगर हम बात करें तो हीमोफीलिया भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ठीक है।
इसका भी ट्रांसमिशन जो होता है, ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजनी, इसका भी ट्रांसमिशन जो होता है वो कैरियर से मेल प्रोजनी में होता है। और इस डिजीज में होता क्या है, a single protein that is a part of cascade of proteins involved in clotting of blood is affected। हमको पता है कि जब ब्लड क्लॉटिंग होती है तो ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें कई सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो उन कई सारे प्रोटीन्स में हो सकता है कि एक प्रोटीन जो है वो उसमें कोई जो सिंगल प्रोटीन है वो अफेक्टेड हो जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल है उसमें क्लॉटिंग ना हो पाए। नॉर्मल इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि चोट लगी, कोई कट लगा, खून बहा, थोड़ी देर बाद खून अपने आप बंद हो जाता है क्योंकि वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। लेकिन इन इंडिविजुअल्स में क्या होता है कि अगर इनको कोई चोट लगी, कट लग गया, तो इनमें खून बहता ही रहेगा क्योंकि जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है वो अफेक्टेड है। तो यही बात यहाँ पे दी हुई है, ड्यू टू दिस इन एन अफेक्टेड इंडिविजुअल अ सिंपल कट विल रिजल्ट इन नॉन स्टॉप ब्लीडिंग। अगर कोई भी कट लगता है तो उसमें खून बहता ही रहेगा। ठीक। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग अ हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर बिकॉज मदर ऑफ सच फीमेल हैज टू बी एट लीस्ट अ कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक। अब ये भी रेयर क्यों होता है, क्योंकि फादर हीमोफिलिक होना चाहिए और क्योंकि वायबिलिटी कम होती है ऐसे बच्चों की कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी को कोई चोट ना लगे, है ना। और अगर कोई भी चोट लगती है और ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसको बचा पाना बड़ा मुश्किल है। तो इस वजह से ये बहुत ही रेयर होता है कि फादर उसका हीमोफिलिक हो और मदर कैरियर हो। तो इस वजह से जो फीमेल्स होती हैं वो हीमोफिलिक बहुत ही रेयर होती हैं। सिकल सेल एनीमिया की अगर हम बात करें तो ये ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है। ठीक। It is transmitted from parents to the offspring when both the partners are carrier for the gene or heterozygous। जब हमने पेडिग्री एनालिसिस की बात करी थी तो वहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे ऑटोसोमल लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट में दोनों ही कॉपीज जो होती हैं वो रेसेसिव होनी चाहिए। और दोनों ही कॉपीज रेसेसिव कैसे होंगी कि या तो पेरेंट्स जो हैं उनके पास कैरियर जीन हो, और कैरियर कब होंगे, जब वो हेट्रोजाइगस कंडीशन शो करेंगे। द डिजीज इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील HBA एंड HBS। जो डिजीज होती है ये दो जीन्स की वजह से होती है, HBA और HBS जो होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल करते हैं, अगर इनकी बात करें तो नॉर्मल कंडीशन जो होती है, नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल में HBA कंडीशन होती है। अफेक्टेड कंडीशन क्या होती है, अगर कोई भी इंडिविजुअल अफेक्टेड है तो उसमें HBS देखने को मिलेगा। और हेट्रोजाइगस कंडीशन की जो बात हो रही है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होता है, HBA और HBS प्रेजेंट होता है। HBA और HBS प्रेजेंट होता है। अब अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो पेरेंट्स हैं और दोनों ही अगर हेट्रोजाइगस हैं, ठीक है, अगर हेट्रोजाइगस हैं तो HBA HBS ये एक पेरेंट के जीन हो गए और HBA HBS ये दूसरे पेरेंट के हो गए। तो यहाँ पे क्या होगा, HBA ये नॉर्मल होगा बिल्कुल, और HBA HBS ये हेट्रोजाइगस होगा, HBA HBS ये भी हेट्रोजाइगस होगा। लेकिन जो यहाँ पे इंडिविजुअल बनेगा HBS HBS, इसमें ट्रेट जो होगा वो एक्सप्रेस करेगा क्योंकि दोनों ही रेसेसिव कॉपीज यहाँ पे प्रेजेंट हैं और ये अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा। ठीक। तो अब इस डिजीज में ऐसा क्या होता है, ठीक है, तो उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मल जब HBA जीन प्रेजेंट होता है तो जो mRNA बनता है वो GAG के लिए कोड करता है, और जो GAG होता है वो ग्लूटामिक एसिड के लिए कोड करता है, GLU से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और जो पेप्टाइड की जो चेन होती है उसकी 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ग्लूटामिक एसिड की वजह से जो RBC के सेल का शेप होता है
वो नॉर्मल बाइकॉनकेव शेप का होता है और ब्लड फ्लो जो होता है उसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है, आराम से नॉर्मल जो प्रोसेस चलती है ब्लड आराम से फ्लो होता रहता है। लेकिन अफेक्टेड इंडिविजुअल में क्या होता है कि अगर HBS जीन हमारे पास में प्रेजेंट है तो वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे GTG है और ये अल्टीमेटली कोड करता है GUG के लिए। सिंगल कोडॉन में फर्क आ रहा है, ठीक। यहाँ पे GAG है और यहाँ पे GUG है, सिर्फ सिंगल कोडॉन में फर्क आ रहा है। इसकी वजह से क्या होता है कि जो एमिनो एसिड होता है वो पूरा चेंज हो जाता है और यहाँ पे 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाता है। अब ये वैलिन आ जाने की वजह से क्या होता है कि ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन जो है ये बदल जाती है और जो शेप होता है आरबीसी का वो नॉर्मल बाइकॉनकेव शेप से सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। और सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाने की वजह से क्या होता है कि ब्लड फ्लो जो होता है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ब्लड फ्लो कैसे रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि जो सिकल शेप बनता है जब, तो वो सारी की सारी जो आरबीसीज होती हैं वो एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है कि दिस डिफेक्ट इज कॉज्ड बाय द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। अगर हम एडल्ट्स की बात करें, तो एडल्ट्स की हीमोग्लोबिन की अगर हम बात करें तो एडल्ट्स की हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा ग्लोबिन चेन होती हैं, अल्फा ग्लोबिन चेन और बीटा ग्लोबिन चेन, ठीक है। ये एडल्ट्स की बात हो रही है। और यहां पे क्या होता है कि बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाता है बाय वैलिन, जिसकी वजह से म्यूटेंट हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है इट अंडरगोस पॉलीमराइजेशन अंडर लो ऑक्सीजन टेंशन कॉजिंग change in shape of RBCs from biconcave disc to elongated sickle like structure। इसकी वजह से क्या होता है कि जो बाइकॉनकेव शेप होता है आरबीसी का वो चेंज होकर सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। अब फेनिलकीटोन्यूरिया की बात कर लेते हैं। फेनिलकीटोन्यूरिया इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट एंड इट इज अ इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है उसमें it lacks an enzyme that converts amino acid phenylalanine into tyrosine। नॉर्मल कंडीशंस में क्या होगा कि फेनिलएलानिन जो होता है वो टायरोसिन में कन्वर्ट होता है एक एंजाइम की मदद से। अब जो इंडिविजुअल्स होते हैं अफेक्टेड उनमें वो एंजाइम नहीं पाया जाता है, जिसकी वजह से फेनिलएलानिन जो है वो टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट हो पाता है और फेनिलएलानिन जो होता है वो फेनिलपायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है। और फेनिलपायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने की वजह से जब कन्वर्ट होता है तो उसका एक्यूमुलेशन ब्रेन में होता है और उसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है। और फेनिलएलानिन जो होता है वो पायरुविक एसिड फेनिलपायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के बाद यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होता है, ठीक। थैलेसीमिया की अगर हम बात करें तो ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिजीज है। अब इसमें क्या होता है कि आइदर म्यूटेशन और डिलीशन results in reduced rate of synthesis of one globin chain अल्फा एंड बीटा, यहाँ पे अल्फा और बीटा होगा चेन दैट मेक्स अप हीमोग्लोबिन, ठीक। यहाँ पे क्या होता है कि म्यूटेशन या डिलीशन की वजह से जो सिंथेसिस का जो रेट है वो कम हो जाता है, ठीक। हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस का रेट कम हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इनटू एनीमिया, और जो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनते हैं उसकी वजह से एनीमिया हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि कौन सी चेन अफेक्टेड है उसके बेसिस पे थैलेसीमिया कौन से टाइप का होता है, तो 2 टाइप का होता है। अगर अल्फा चेन अफेक्टेड है तो अल्फा थैलेसीमिया, अल्फा ग्लोबिन चेन अगर अफेक्टेड है तो वो अल्फा थैलेसीमिया होगा, और अगर बीटा ग्लोबिन चेन अफेक्टेड है तो वो बीटा थैलेसीमिया होगा, ठीक। बीटा ग्लोबिन चेन इज अफेक्टेड। अब अगर हम सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया में डिफरेंस की अगर हम बात करें
तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो क्वालिटेटिव प्रॉब्लम है। इट इज अ क्वालिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग एंड इनकरेक्टली फंक्शनिंग ग्लोबिन। सिकल सेल एनीमिया में जो फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन का रेट तो ठीक है, लेकिन जो पॉलीपेप्टाइड बन रहा है और जो ग्लोबिन चेन बन रही है उसमें डिफेक्ट है। लेकिन थैलेसीमिया में क्या है? थैलेसीमिया इज अ क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम ऑफ सिंथेसाइजिंग टू फ्यू ग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या है कि यहाँ पे थैलेसीमिया में हीमोग्लोबिन बन ही कम रही है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या है? बन तो ठीक रही है, मतलब बनने का रेट तो ठीक है, लेकिन जो ग्लोबिन चेन बन रही है वो गलत बन रही है। ठीक, अब आगे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम। मतलब क्या है कि या तो क्रोमोसोम होगा ही नहीं, होगा तो हो सकता है उसकी एडिशनल कॉपीज प्रेजेंट हो, या हो सकता है कि उनका अरेंजमेंट एबनॉर्मल हो, जिसकी वजह से हमको डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। अब डिसऑर्डर्स पे जाने से पहले थोड़ा सा हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। और म्यूटेशन भी दो टाइप का होता है, या तो क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ जाता है, या तो क्रोमोसोम के शेप में चेंज आ जाता है। तो जो शेप में अगर चेंज आता है उसके बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे अभी। हम सिर्फ नंबर पे फोकस करेंगे कि क्रोमोसोमल नंबर्स पे जो चेंज हो रहा है। ठीक, यूप्लॉइडी का मतलब होता है कि कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम जो प्रेजेंट होते हैं इंडिविजुअल में, उसको यूप्लॉइडी बोलते हैं। यूप्लॉइडी में मोनोप्लॉइडी, मोनोप्लॉइडी का मतलब n, डिप्लॉइडी 2n इन नंबर। पॉलीप्लॉइडी के बारे में बात करते हैं। पॉलीप्लॉइडी जो होता है, सेल डिवीजन जब का जो प्रोसेस होता है उसमें हमें पता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये 4 फेजेस होती हैं, और टीलोफेज के बाद में साइटोकाइनेसिस होती है। पॉलीप्लॉइडी के केस में क्या होता है कि टीलोफेज तक तो चीजें सही चलती हैं, फिर उसके बाद में साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस नहीं होती है, जिससे कि जो इंडिविजुअल की प्लॉइडी होती है, जो उसमें नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो पॉलीप्लॉइडी यही फिनोमेना है कि वहां पे साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। एन्यूप्लॉइडी की बात करें अगर, तो जैसा कि हमने देखा है एनाफेज और टीलोफेज में क्रोमोसोम क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं, ऑपोजिट पोल पे जाते हैं और साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस होता है। लेकिन एन्यूप्लॉइडी में क्रोमैटिड्स का सेग्रीगेशन नहीं होता है, जिसकी वजह से क्रोमोसोम के नंबर या तो बढ़ जाते हैं या तो कम हो जाते हैं। ठीक, अब ये डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी जो होती है वो दो टाइप की होती है, ऑटो पॉलीप्लॉइडी और एलोपॉलीप्लॉइडी। और एन्यूप्लॉइडी की अगर हम बात करें तो हाइपोप्लॉइडी और हाइपरप्लॉइडी। थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स अगर हम इसको लेके चलें तो हाइपोप्लॉइडी में मोनोसोमी और नलीसोमी आता है। मोनोसोमी का मतलब 2n-1। 2n-1 का मतलब है कि एक क्रोमोसोम 2n जो नंबर होता है उसमें से एक क्रोमोसोम कम होगा, और नलीसोमी में 2 क्रोमोसोम्स के नंबर कम होंगे। ट्राइसोमी में क्या होता है? ट्राइसोमी में 2n+1 हो जाता है, और टेट्रासोमी में 2n+2 हो जाता है। ये बात याद रखेंगे। अब अगर हम डाउन सिंड्रोम की बात करें, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ द क्रोमोसोम नंबर 21, दैट इज ट्राइसोमी ऑफ 21। ट्राइसोमी में क्या था? 2n+1। तो यहाँ पे वही कंडीशन है कि ट्राइसोम जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है उसकी एक एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये सिंड्रोम हमको देखने को मिलता है। और इसको किसने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था? दिस डिसऑर्डर वाज डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडॉन डाउन इन 1866, और उन्हीं के नाम पे इसको डाउन सिंड्रोम बोला गया है। अब इसमें क्या होता है? अब इसमें होता क्या है कि द अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर विद स्मॉल राउंड हेड, फरोड टंग एंड पार्शियली ओपन माउथ। ठीक है, यहाँ पे ये 2 यूट्यूबर्स हैं और ये उनकी फोटो है, और इसमें हम देख सकते हैं ये इनको डाउन सिंड्रोम है, लेकिन ये फिर भी यूट्यूब पे आते हैं और ये बहुत अच्छे मतलब ये वीडियो बनाते हैं, शेफ एज अ शेफ का वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि शॉर्ट स्टैचर्ड है, मतलब बहुत ज्यादा हाइट नहीं है इनकी, हेड भी इनका राउंड है, फरोड टंग है, टंग की जो बात हो रही है फरोड टंग,
ये इनकी जीभ ऐसे ही मतलब नॉर्मल फेस में इनकी जीभ ऐसे निकली हुई रहती है। एंड पार्शियली ओपन माउथ, इनका जो माउथ होता है वो भी पार्शियली ओपन होता है। प्रोट्रूडेड टंग, प्रोजेक्टेड लोअर लिप, मैनी लूप्स ऑन फिंगर एंड पाम क्रीज। और यहाँ पे एक और बात ये दी हुई है कि रिटार्डेड मेंटल डेवलपमेंट, IQ इज बिलो 40। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की अगर हम बात करें तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू अ कैरियोटाइप ऑफ 47XXY। एक एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होती है जिससे कि मेल का जो डेवलपमेंट होता है, मतलब जो मेल होता है उसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। तो उसमें क्या होता है कि मेल का तो डेवलपमेंट होता है लेकिन उसकी जो बियर्ड ग्रोथ होती है वो पुअर होती है, उसका ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, इसको हम गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। और अंडर डेवलप्ड टेस्टिस होते हैं, मतलब फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स भी उसमें डेवलप होने लगते हैं, ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होने लगता है, ब्रेस्ट डेवलप हो जाते हैं और अंडर डेवलप्ड टेस्टिस होते हैं, जिससे कि ये जो इंडिविजुअल होते हैं ये स्टेराइल होते हैं। इनमें इनका डेवलपमेंट तो सारा का सारा मैस्कुलिन होता है लेकिन इनमें फीमेल कैरेक्टर्स भी प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम टर्नर सिंड्रोम की बात करें तो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, दिस डिसऑर्डर इज कॉज्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ 1X क्रोमोसोम इन फीमेल्स दैट इज 45 विद XO। मतलब फीमेल में जो X प्रेजेंट होता है उसकी जगह पे XO कंडीशन होती है। अब XO कंडीशन की वजह से क्या होता है कि फिनोटिपिकली फीमेल्स बट ओवरीज आर रूडिमेंट्री एंड ऑलवेज स्टेराइल। मतलब क्या होता है कि फिनोटिपिकली तो वो फीमेल हैं लेकिन उनकी ओवरीज जो हैं वो रूडिमेंट्री हैं, और जो ऐसी फीमेल्स होती हैं वो स्टेराइल होती हैं, मतलब कि वो आगे प्रोजनीस को जो है वो मतलब वो आगे प्रोजनीस को डेवलप नहीं कर सकती या फिर उनको जन्म नहीं दे सकती। ठीक, दे आर शॉर्ट स्टैचर, वेबिंग ऑफ स्किन इन नेक रीजन। ये एक सिम्टम देखा गया है कि वो उनका हाइट जो होती है वो छोटी होती है और वेबिंग ऑफ स्किन नेक रीजन पे उनके स्किन में थोड़े थोड़े वेब देखे जाते हैं, और उनको कार्डियोवैस्कुलर और हियरिंग एबनॉर्मेलिटीज भी देखी जाती है। ठीक, तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ये उसकी समरी है कि इसमें बताया गया है कि डोमिनेंट है या रिसेसिव है, ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है, सिम्टम्स क्या होते हैं और इफेक्ट क्या होता है इनका, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फेनिलकीटोनुरिया, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, इनके बारे में जितना भी हमने बात करी वही सब यहाँ पे वो चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक, तो अब ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है, हमने इसमें जितने भी टॉपिक्स थे उनके बारे में डिस्कस कर लिया है। अब आगे हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।